महाशून्य के मंथन स्वरूप जब शून्य का आविर्भाव होता है तो वह अपने ही शक्ति कवच यानी रक्षा कवच में स्थित होता है। लेकिन जैसे ही इस गर्भ यानी शून्य का फैलाव होता है वैसे ही काल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो शून्य का फैलाव और काल दो स्थिति नहीं, एक ही स्थिति है कि जैसे ही शून्य का फैलाव हुआ यानी इस गर्भ का विस्तार होने लगा वैसे ही काल की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले गर्भ था और जैसे ही फैलाव हुआ तब वह विस्तार की स्थिति में है, तो काल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाता है। तो शून्य का फैलाव ही वह काल है, यानी वही रचनाकार है। संपूर्ण अस्तित्व का सिर्फ यही एक काल है, शून्य का फैलाव, जो संपूर्ण आयाम में लागू होता है। जो भी रचना है सब में उसी काल का ही नियम लागू होगा, यही काल लागू होगा। और इस काल की गूंज उस गर्भ में व्याप्त है, क्योंकि यहां पर दो स्थिति है। एक तो जैसे ही फैलाव हो रहा है तो बाहर फैलाव और इस गर्भ में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन और फैलाव एक साथ हो रहा है। अब परिवर्तन किस चीज का हो रहा है? क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है। तो काल का गूंज इस गर्भ में व्याप्त है और इसे निर्वात नहीं, वह गूंज की ही स्थिति है जिसे हम क्षेत्र कहते हैं। और इस क्षेत्र में यानी उस गूंज में ब्रह्म ऊर्जा मौजूद ही है। तो यह शून्य की ही तीन स्थिति है, यह तीनों चीज उस शून्य में ही घटित हो रही है। क्षेत्र, काल, गूंज व क्षेत्र, मतलब काल, क्षेत्र और ऊर्जा, यह शून्य की ही तीन स्थिति है और यह तीनों स्थिति उस शून्य में घटित हो रही है। यह अस्तित्व, क्षेत्र, काल और ऊर्जा का ही परिणाम है। जो भी रचनाएं मौजूद है, यहां तक कि यह ब्रह्मांड में जो भी चीज है वह काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। और यहां पर काल भी अनंत है, क्षेत्र भी अनंत है और ऊर्जा भी अनंत है, क्योंकि अनंत से अनंत का ही आविर्भाव हो रहा है, इसलिए जो भी होगा वह अनंत ही होगा। तो अस्तित्व, काल, क्षेत्र और ऊर्जा का ही परिणाम है। यानी उस शून्य में यह तीनों चीज घटित हो रही है, काल, क्षेत्र और ऊर्जा, इसलिए यह तीनों चीज अनंत है। काल भी अनंत है, क्षेत्र भी अनंत है, ऊर्जा भी अनंत है। तो शून्य बराबर टी इन्फिनिटिव, यस इन्फिनिटिव, ई इन्फिनिटिव। अब चलिए बात करते हैं कि यह पूरा आयाम, क्योंकि इस महाशून्य में यह कहना ठीक नहीं है कि एक ही आयाम है, क्योंकि इस गर्भ में, इस महाशून्य में कई गर्भ हैं, कई आयाम मौजूद हैं और सारे आयाम उस शून्य होल से जुड़े, एक दूसरे से शून्य होल से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर एक स्थिति और पैदा होता है कि अस्तित्व में दो अनंत है। एक वह अनंत जो काल, क्षेत्र और ऊर्जा, यानी वह गर्भ जिसमें काल, क्षेत्र और ऊर्जा यह तीनों चीज घटित हो रही है, जिसमें पूरा आयाम प्रकट है। लेकिन यह आयाम जिसमें फैल रहा है वह महाशून्य है, क्योंकि आयाम कई हो सकते हैं, गैलेक्सी कई हो सकते हैं, लेकिन इन सारे आयामों का फैलाव जिसमें हो रहा है, मतलब कि गर्भ कई हो सकते हैं, लेकिन इस गर्भ का फैलाव उस महाशून्य में हो रहा है। इसलिए जिस अनंत से हम परिचित हैं वह काल, क्षेत्र और ऊर्जा
यानी उस शून्य में जो 3 स्थिति घटित हो रही है उससे हम परिचित हैं। लेकिन यह आयाम जिसमें फैल रहा है उससे हम सदा अपरिचित ही रहेंगे, क्योंकि वहां न ही शब्द की पहुंच है, न ही उसके बारे में कुछ कहा ही जा सकता है। इसलिए अनंत की 2 स्थिति है और उसे अनंत कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द ही उचित नहीं है कुछ कहा जाए। अब चलिए बात करते हैं। मान लीजिए यह मेरा पहला आयाम, यह हमारा आयाम है जिसमें हम लोगों की पूरा जीवन, पूरा सृष्टि, यह ब्रह्मांड मौजूद है। और यह दूसरा आयाम मान लिए, और इसे मान लीजिए हम तीसरा आयाम, क्योंकि हम 3 ही गर्भ ले रहे हैं। वैसे तो न जाने कितने गर्भ है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक आयाम दूसरे आयाम से शून्य होल से जुड़े हुए हैं, और शून्य होल का मतलब है कि यहां पर काल और ऊर्जा का अभाव है। और जहां पर काल ऊर्जा का अभाव होता है वहां पर यात्रा नहीं हो सकती है। वह करीब करीब यात्रा ऐसा होगा कि बिना चले उस स्थिति में उतर जाना, मतलब यात्रा रहित यात्रा। क्योंकि जहां पर शून्य काल ऊर्जा का अभाव है वहां पर यात्रा हो ही नहीं सकता है। इसलिए यात्रा नहीं हो सकता है कि वहां पर काल ऊर्जा का अभाव है। और वहां पर जो घटना घटेगी और करीब करीब घटना ऐसे घटेगी, मान लीजिए कि पहले आयाम का दूसरे आयाम में उतरना हुआ, तो करीब करीब ऐसा होगा जैसे कोई यहां से गायब हुआ और सीधे यहां उतर गया दूसरे आयाम में, दूसरे काल व ऊर्जा में वह प्रवेश कर गया। लेकिन इस उतरने में कोई यात्रा न हुआ, कोई चलना न हुआ। यह करीब करीब ऐसा होगा जैसे गायब वाली घटना। एक काल से वह दूसरे काल में उतर गया, और जब एक काल से दूसरे काल में उतरना होता है तो वहां पर बीच में यात्रा नहीं होती है, वह शून्य है। और ठीक ऐसे ही अगर मान लीजिए दूसरे आयाम का व्यक्ति किसी अन्य आयाम में उतरना चाहा तो उसके साथ भी यही घटना घटेगी कि काल ऊर्जा का क्योंकि वह शून्य होल से, सारे आयाम शून्य होल से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी काल ऊर्जा का अभाव है। इसलिए तीसरे आयाम का भी व्यक्ति या कोई भी स्थिति अगर दूसरे काल में उतरा तो हमें यात्रा नहीं होगी, उसमें भी यही घटना घटेगी, गायब वाली घटना, यात्रा रहित यात्रा, कि बीच में कोई यात्रा नहीं हुआ फिर भी आप पहुंच गए, कोई चलना न हुआ फिर भी आप उतर गए, प्रवेश कर गए। तो